हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज एंड ऑफ कोर्स एक बार फिर से दिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं रीजनिंग की मेंटल एक्सरसाइज के साथ। तो आज के सेशन में हम करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के सर्कुलर आउटसाइड का डिस्कशन। हमने इस वीक में स्टार्ट की है सिटिंग अरेंजमेंट की एक पूरी की पूरी सीरीज। कल हमने डिस्कस किया था इनसाइड फेसिंग, आज हम फोकस करेंगे आउटसाइड पे। लेकिन उससे पहले आपको पता है दिन की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ होनी चाहिए, दिन की शुरुआत एक इम्पॉर्टेंट थॉट के साथ होनी चाहिए, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन के साथ होनी चाहिए। तो आज के थॉट फॉर द डे की अगर हम बात करें तो इट क्लियरली सेज डोंट बी अफ्रेड टू गिव अप द गुड टू गो फॉर द ग्रेट। बात समझ आया कि आपके हाथ में अगर कुछ अच्छा है ना तो उसको जाने दो, क्योंकि अगला जो आपके हाथ में आएगा वो सबसे ग्रेट होगा। दैट मीन्स अभी जो हमारे पास है उसको हम अच्छा मान के पकड़ के अगर बैठ जाएंगे तो मे बी शायद जो उससे बेहतर या उससे अच्छा हमारे पास आने वाला है वो हम तक आने से रुक जाएगा। मतलब सीधा क्या है आपको पता है कि जब हम बात करते हैं ना सारे के सारे ऑल एग्जाम्स की, कि सारे एग्जाम्स में आपके किस तरीके की अप्रोचेस होंगी और सारे एग्जाम्स में आपका सिलेक्शन किस में होगा, और मान लो उसी समय आपको क्लर्क की जॉब मिल जाती है, आपके क्लर्क की जॉब फिक्स हो जाती है। और जब आपके क्लर्क की जॉब फिक्स हो जाती है तब फिर आप पीओ की तैयारी, एसओ की तैयारी और फिर बाकी एसएससी सीजीएल की तैयारी या फिर बोला जाए तो रेलवेज की तैयारी, सब पे कहीं ना थोड़े से केयरलेस हो जाते हो। केयरलेस इसीलिए हो जाते हो क्योंकि आपको पता चल जाता है नहीं हमारे हाथ में एक जॉब तो है। अब यही अगर मान लो आपके पास पीओ की जॉब होती तब फिर आप एसओ के लिए बाकी सारी चीज़ों के लिए प्रिपरेशन अपनी जो है वो थोड़ी सी ढीली कर देते। ये पोस्ट बाय पोस्ट होती है। फिर आप बोलो कि नहीं हम तो एसओ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और एसओ सबसे अच्छी पोस्ट होती है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर हम बन गए तो अब हमें क्या ही चाहिए। तो देखो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में कहीं पे कहीं फुल स्टॉप लगता है, कभी भी नहीं। तो अगर आपको सिलेक्शन मिलते जा रहे हैं और आप कोई ना कोई जॉब को अपने हाथ में होल्ड किए हुए हो तो हमेशा उससे बेहतर और आगे बढ़ने की कोशिश करो। नॉट मैटर कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ही अपियर करो, बट येस डिपार्टमेंटल भी जाके आप इसको आगे बढ़ सकते हो और इसके अलावा अपने लाइफ के गोल्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो हमारा तो सुबह सुबह का ज्ञान में सिर्फ इतनी सी बात आती है कि आप जो आपके हाथ में है उसको तो एंजॉय करो, लेकिन उसको पकड़ के फिर आने वाली खुशी या आने वाली कोई भी तरक्की या अपॉर्चुनिटी को मिस मत कर दो। राइट? तो चलो आगे बढ़ते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। सुबह हो चुकी है, उठ चुके हैं आप लोग, एंड ऑफ कोर्स फिर आपको पता ही है कि अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल या ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जस्ट यू हैव टू डू इज टाइप करो SAMASHTI और बस समष्टि शुक्ला पांडे रीजनिंग के नाम से जो ग्रुप अटैच्ड है उसको आप ज्वाइन कर लो, कनेक्ट कर लो, और सारी की सारी दुविधा प्रॉब्लम जो भी आपके सब्जेक्टिव रिलेटेड है वो सब यहाँ पे सॉल्व आउट हो जाएगी। फेसबुक पेज आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिए आपको बस रीजनिंग बाय समष्टि मैम सर्च करना है फेसबुक पे, आप इसको लाइक और ज्वाइन कर सकते हो। देन डायरेक्टली आप फेसबुक पे सर्च करो हमें समष्टि मैम रीजनिंग गुरु के नाम से, तो वहाँ पे भी हम आपको कनेक्ट कर लेंगे। अच्छा, मोर ओवर अनअकैडमी की अगर हम बात करें तो यस अनअकैडमी पे भी हमें फॉलो करने का तरीका वही है कि जस्ट यू हैव टू टाइप SAMASHTI और बस अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शन के लिए आप SMS 10 का यूज़ कर सकते हैं टू गेट 10% डिस्काउंट। ठीक है, SMS 10 यूज़ करके आप 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, ना सिर्फ हमारे कोर्स में बट बाकी सारे के सारे कोर्सेज में। दैट मीन्स अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन पे। राइट? फ्री स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पे आपको मिल रही हैं, तो उसके लिए आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करना है, कुछ भी आपको वहाँ पेमेंट नहीं करना है। जस्ट दीज क्लासेस आर फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि ऑलरेडी हमारी 9 PM से 10 PM SSC की होती है और 7:30 से 8:30 बजे बैंक की होती है। तो जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज बी वेरी स्पेसिफिक टाइमिंग्स को लेके, और उसके बाद आप इन क्लासेस में अपनी अटेंडेंस बनाएं, अटेंड करें और सारे के सारे अपने डाउट्स क्लियर और तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं। अब आज का क्वेश्चन देखने से पहले एक बात हम आपको बता दें यहाँ पे कि कल हमने डिस्कस किया था इनसाइड फेसिंग, आज हम कर रहे हैं आउटसाइड फेसिंग। अब देखो इनसाइड और आउटसाइड में कोई फर्क नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का खेल और कुछ नहीं। दैट मीन्स लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बदलता आपके इनसाइड और आउटसाइड में। इसीलिए आज हमने इस आउटसाइड फेसिंग को मिक्स कर दिया है आपके इनसाइड के पैटर्न के साथ। ठीक है, अब ये मत बोलना कि बोला कुछ था बता कुछ और रहे हैं, पढ़ा कुछ और रहे ना, पढ़ा वही रहे हैं हम जो हमने बताया है। बस इतना समझ लो कि अगर हमें बोला जा रहा है A इज़ लेफ्ट टू द राइट ऑफ
सॉरी ए इज लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट कर दो, चलो ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और सभी के सभी कहाँ हैं, सेंटर फेसिंग। तो ऑब्वियसली जब आप इसको बिठाओगे तो जी के हिसाब से ऐसे ही बिठाओगे ए को, लेकिन यही अगर सेंटर की जगह आउट कर देते तो जी हमारा इधर हो जाता, तो यहाँ से ए इधर आ जाता, तो क्योंकि लेफ्ट और राइट चेंज हो जाता। तो इनसाइड आउटसाइड में बस ये फेसिंग का फर्क होता है और कुछ भी नहीं। तो आज जो क्वेश्चन हमने लिया है उसमें इनसाइड और आउटसाइड को मिक्स ही कर दिया है, ठीक है। मैक्सिमम अप्रोच हमारी आउटसाइड की रहेगी, लेकिन बाकी बचे हुए जो होंगे वो सब इनसाइड चले जाएंगे। क्वेश्चन अवेबिलिटी इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें पढ़ो, समझो और सॉल्व करो। तो हम पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। आज हिंदी में समझाएं, चलो हिंदी में समझा देते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा है 8 व्यक्ति HGFEWXY और Z एक वृत्ताकार मेज पर समान दूरी पर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। उनमें से कुछ केंद्र की ओर देख रहे हैं जबकि कुछ केंद्र के विपरीत देख रहे हैं। E G के दाएं तीसरे बैठा है, W G के बाएं दूसरे बैठा है, G के तुरंत पड़ोसी एक ही दिशा में देख रहे हैं। दैट मीन्स यदि एक अगर केंद्र की ओर है तो दूसरा भी केंद्र की ओर होगा, और अगर विपरीत है तो दूसरा भी विपरीत होगा। फिर बोला है FW के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, W केंद्र की ओर देख रहा है, X F के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, Y Z के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, Z G का निकटतम पड़ोसी नहीं है, Y और E एक ही दिशा में देख रहे हैं, W के तुरंत पड़ोसी विपरीत दिशा में देख रहे हैं। यदि एक व्यक्ति केंद्र की ओर तो अगला केंद्र के बाहर देखेगा, और X के तुरंत पड़ोसी विपरीत दिशा में देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन का पूरा डेटा हिंदी में आपके सामने है। अब इंग्लिश में लेके इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या और कैसे इसकी अप्रोच बन सकती है। तो एज आई हैव टोल्ड यू येस्टरडे ऑल्सो, आज हम फिर से वही बात बताएं आपको कि आप जब भी सर्कुलर सिटिंग का अरेंजमेंट करोगे 2 पॉसिबिलिटीज लेके चलोगे। तो हमने एक तो ये बना लिया, एक पॉसिबिलिटी हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। सिंगल वेरिएबल है तो हमें एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ को यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर से देख लें ज़रा, सीधा सीधा बन जाए, एक यहाँ पे बन गया और एक बन गया ये हमारा, यही गड़बड़ हो जाती है। चलो कोई नहीं, ये देखो ये हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पे आपका एक ये हो गया, ठीक है। अब पढ़ते जाएंगे, अरेंज करते जाएंगे। सबसे पहले हमसे क्या बोला है, E सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ G, क्योंकि क्वेश्चन अगर देखो तो वही है ना, 8 पीपल है सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल है, इक्वल डिस्टेंसेस की दूरी पर बैठे हैं, उनमें से कुछ सेंटर की ओर है, कुछ आउटसाइड है, ठीक है। अब जब बोला E सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ G, तो अब G के 2 फेसिंग हो सकते हैं। G कैन फेस इनसाइड, G कैन फेस आउटसाइड, क्योंकि हमें ये तो पता ही नहीं चला कि G का फेसिंग कहाँ है। तो G आपका इनसाइड भी हो सकता है, G आपका आउटसाइड भी हो सकता है। फिर E को बिठाना है G के राइट में थर्ड, दैट मीन्स 1 2 3 यहाँ हो गया इसके हिसाब से, और 1 2 3 यहाँ हो गया इसके हिसाब से। पॉसिबिलिटी लेते चलो, कोई ना कोई एक पॉसिबिलिटी आपकी कैंसिल हो ही जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, W सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G। अब G अगर सेंटर फेसिंग है तो G के साथ क्या होगा, इस लाइन को सही कर लिया जाए तो बेटर है, नहीं तो ये हमें कैरेक्टर्स को मिसप्लेस कर देगी, ठीक है। चलो अब क्या बोला है, W सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G। G यहाँ तो 1 2 W, G यहाँ तो 1 2 W। देखो फेसिंग के अकॉर्डिंग ही हमने E को बिठाया, फेसिंग के अकॉर्डिंग ही हमने W को बिठाया। अब आगे पढ़े क्या है, इमीडिएट नेबर्स ऑफ G फेसेस सेम डायरेक्शन, मतलब अगर G के दोनों नेबर्स सेंटर हैं तो सेंटर देखेंगे, आउटसाइड है तो आउटसाइड देखेंगे। तो अभी हमें ये पता नहीं है, छोड़ दो इस कंडीशन को। फिर आगे देखो क्या है, F सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ W। अब F के लेफ्ट में सेकेंड, नहीं सॉरी, F सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ W, मतलब W के लेफ्ट में सेकेंड F। तो क्लियर है, यहाँ से आप इसको सेंटर फेसिंग ही बनाओगे W को, क्योंकि अगर आपने आउटसाइड बनाया तो उस हिसाब से F को यहाँ बिठा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो G है, तो इसीलिए सेंटर फेसिंग के अकॉर्डिंग F यहाँ आ जाएगा।
सेम कंडीशन लाइकवाइज आप इसको यहाँ आउटसाइड लोगे उल्टा, क्योंकि अगर आपने सेंटर लिया तो जी यहाँ पे क्लैश करेगा, आउटसाइड लेंगे तभी हम एफ यहाँ बिठा पाएंगे। बात समझ आई? चलो 8 में से 4 कैरेक्टर्स तो हमारे ऑलमोस्ट प्लेस हैं। ऑलमोस्ट का मतलब हुआ अभी हमें पक्की बात नहीं पता है कि कौन सेंटर है कौन आउटसाइड है, ठीक है। आगे देखें, अब क्या है, W फेसेस द सेंटर। तो अब इस कंडीशन से हमारी पॉसिबल डायग्राम जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया W सेंटर देख रहा है और इस डायग्राम में W बाहर देख रहा था, तो हमने इस डायग्राम को कैंसिल कर दिया। सो नाउ वी हैव ओनली सिंगल डायग्राम, दैट इज हियर। अब देखो क्या है, X सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ F। X F के राइट में थर्ड है। तो अगेन अब आपको ये नहीं पता कि F सेंटर फेसिंग है या आउटसाइड, लेकिन हमारा एक डायग्राम कैंसिल हो गया, ये पक्की बात। तो हम एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं और लेते हैं सिर्फ इतना डायग्राम। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या था, G यहाँ पे था हमारा, सेंटर फेसिंग पे E यहाँ पे था, W यहाँ पे था, सेंटर फेसिंग पे F यहाँ पे था। अब एक और पॉसिबिलिटी, क्योंकि F का तो फेसिंग पता ही नहीं अगेन, तो हम उसको लेके चलेंगे, G यहाँ, W यहाँ, E यहाँ और F यहाँ, ये तो फिक्स। अब जो आगे बोला है देखो क्या है, F सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ W सेटिस्फाइड, W से फेसेस द सेंटर, ये भी हो गया। अब X सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ F। X सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ F मतलब अगर F आउटसाइड फेसिंग तो 1 2 3 करके X यहाँ आ जाएगा, और अगर F हमारा इनसाइड फेसिंग तो 1 2 3 करके X यहाँ आ जाएगा। बात समझ आई? चलो अब आगे देखो क्या है, Y सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Z। Y Z के लेफ्ट में सेकेंड है। अब जब Y लेफ्ट के Z में सेकेंड है ना, तो यहीं पे आपका अब डायग्राम भी कैंसिल हो जाएगा और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व ऐसे हो जाएगी कि अगर ये बोला है Y इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Z, मतलब इस डायग्राम में अगर हम देखें, सबसे पहले अगर Z को यहाँ बिठाया, 2 पोजीशंस कहीं भी खाली नहीं है। अगर हमने Z को यहाँ बिठाया, 2 पोजीशंस कहीं भी खाली नहीं है, और Z को हम यहाँ बिठा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ साफ साफ बोला जा रहा है Z इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ G। बात समझ आई? तो हमारी ये पॉसिबिलिटी भी F के इनसाइड देखने की, क्योंकि F का इनसाइड लेना ही तो लेके हमने दूसरी पॉसिबिलिटी बनाई थी, ये भी कैंसिल अप हो गया। तो अब जब ये कैंसिल आउट हो गया, तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि Z G का नेबर नहीं, दैट मीन Z इस पोजीशन पे तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं, फिर Z इस पोजीशन पे आ जाएगा, और जब इस पोजीशन पे आ जाएगा तो सेकेंड लेफ्ट के लिए आउटसाइड देख के उसको ऐसे Y को प्लेस करना पड़ेगा। इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है ना, क्योंकि Z के और Y के बीच में सिर्फ एक का गैप हो सकता है, तभी वो सेकेंड काउंट कर पाएगा। बात समझ आई? अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी इजी क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड विथ ऑल डायरेक्शंस पॉसिबिलिटीज। इतना हो गया। अब एक कोई कैरेक्टर बचा है, तो हमने यहाँ पे रख दिया H। अब रहा बचा फेसिंग का, तो चलो देखें, इमीडिएट नेबर्स ऑफ W फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन। ये जो कंडीशन है कि द इमीडिएट नेबर्स ऑफ W फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन, तो W का एक नेबर तो आउटसाइड ऑलरेडी देख रहा है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं तो फेसिंग और क्लियर हो जाएगी। W का एक नेबर तो आउटसाइड देख रहा है, तो अगला नेबर क्या देखेगा, इनसाइड। अब हमने शुरू में एक कंडीशन छोड़ी थी, द इमीडिएट नेबर्स ऑफ G फेस सेम डायरेक्शन। तो अगर G का एक नेबर इनसाइड है तो X भी क्या होगा, इनसाइड ही होगा। फिर उसके बाद आगे देखो और क्या बचा हमारे पास, E और H बच गया है, तो लेट्स सी, द इमीडिएट नेबर्स ऑफ X फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन। तो X के इमीडिएट नेबर्स ऑपोजिट का मतलब ये हुआ कि G इज फेसिंग इनसाइड तो H इज फेसिंग आउटसाइड। इतना क्लियर हो गया। अब रहा बचा E का, तो E का फेसिंग कहाँ से आएगा, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिया ही होगा, डेफिनेटली दिया होगा। तो लेट्स चेक आउट एक बार फिर से सारी कंडीशन, और अगर नहीं तो छोड़ देंगे। क्वेश्चन में हमने कहा गया था कि E सेट्स थर्ड टू द राइट ऑफ G, W सेट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G, इमीडिएट नेबर्स ऑफ G फेस द सेम डायरेक्शन, F sits second to the left of W, W faces the center, X sits third to the right of F, Y sits second to the left of Z, Z is not an immediate neighbor of G, Y faces the same direction as E। मिल गई कंडीशन,
y फेसेस सेम डायरेक्शन एज e का मतलब क्या हुआ कि अगर y की फेसिंग हमारे इनसाइड है तो e की फेसिंग भी हमारी इनसाइड हो जाएगी। दैट मीन्स अब अगर हम यहाँ क्लासिफाई करें कि इनसाइड फेसिंग कौन कौन है, तो इनसाइड फेसिंग में हमारा e आएगा, x आएगा, g आएगा, y आएगा और w आएगा। और वहीं अगर हम आउटसाइड फेसिंग को क्लासिफाई करें तो आउटसाइड फेसिंग में हमारा z आ जाएगा, f आ जाएगा, h आ जाएगा। तो 5 लोग इनसाइड फेसिंग है, 3 लोग जो हैं वो आउटसाइड फेसिंग है। सो वंस यू आर डन विद द क्वेश्चन आपने कर लिया, तो उसके बाद में आपको करना सिर्फ क्या है, पूछे गए बंच के ग्रुप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जब आप पीडीएफ पाओगे तो पीडीएफ में आपको ये आंसर भी मिल ही जाएगा ऑफ कोर्स, तो परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसी तरीके से हम हर एक टॉपिक का जिस्ट और हर एक टॉपिक का बेसिक और हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। सेशन पसंद आया है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड ऑफ कोर्स हमें कमेंट में बताएंगे ज़रूर कि क्वेश्चन की अटेम्प्ट और क्वेश्चन की अप्रोचेस आपकी क्लियर हो रही हैं या नहीं, ठीक है। एंड इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 9 बजे रात में 9 PM SSC की क्लास और 7:30 AM बैंक की क्लास, ये दोनों क्लासेस आप अवेल कर सकते हो अनअकैडमी के ऐप पे या वेबसाइट पे या उसके प्लेटफॉर्म पे, राइट। तो मुलाकात आपसे इसी तरीके से यूट्यूब पे और अनअकैडमी पे होती रहेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए एंड यस, सुबह हो चुकी है तो उठ जाइए। थैंक यू सो मच।